हेलो नमस्कार। चलो एक बार फिर गड़े मुर्दे उगाड़ते हैं और बात करते हैं भारत के पहले तथाकथित प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपको लल्लन टॉप की यह क्लिप जरूर देखनी चाहिए। इसमें पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। 1952। वो तो देखना पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? अब आपके मन में यह सवाल होगा कि मैंने उनके नाम के आगे तथाकथित प्रधानमंत्री क्यों लगाया। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो मेरी इसके ऊपर पहले से एक वीडियो है, उसको देख लेना। और अगर आपके पास में 4 मिनट का टाइम भी नहीं है तो इसके बारे में मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन होगा यह बात लगभग 1946 से ही सामने आने लग गई थी। और यह तय हुआ था कि जो भी कांग्रेस का उस टाइम तक अध्यक्ष होगा वही नए भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो पहले क्या होता था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसे चुना जाता था कि जो कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियां होती थी उनमें से इलेक्शन होते थे और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते थे वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनता था। तो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर 4 लोग थे: सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें भारत में कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियां थी। उन 15 कमेटियों में से 13 कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया और बाकी बची 3 कमेटियों में से 2 के लिए आचार्य JB कृपलानी को और 1 पर पट्टाभी सीतारामैया को वोट मिले। यानी कि 15 कांग्रेस कमेटियों में से एक भी नहीं चाहता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और नए भारत या फिर स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम करे। तो आप चुनाव के रिजल्ट देख सकते हो कि 15 में से 13 सीटें सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी। इस आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने वाले थे, जो कि आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बनते। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी के षड्यंत्र की वजह से सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए और उनकी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जिनको एक भी वोट नहीं मिला। अभी आपने क्लिप में देखा होगा कि प्रथम बार भारत में चुनाव 1952 में हुए थे। तो पहले प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल कैसे बनते, उनकी तो मौत 1950 में ही हो गई थी। तो आपको ये समझने के लिए ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस एक थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। क्योंकि जब 1947 में देश आजाद हो गया तो 1952 में चुनाव कराने की क्या जरूरत पड़ी, पहली बात तो ये। अब इसका जवाब ये भी हो सकता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बनकर तैयार हुआ था, तो तब तक के लिए भारत को एक डोमिनियन स्टेट के रूप में दर्जा मिला हुआ था। लेकिन डोमिनियन स्टेट के होते हुए भी 5 साल तक भारत की भागदौड़ पूरी वहां के प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में ही थी। और आप चाहे तो गूगल पर सर्च भी कर सकते हो कि 1948 के टाइम पे भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको वहां पर सोनेरे अक्षरों में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल के साथ में धोखा किया था। और वो तो 1950 के अंदर सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, वरना 1952 में भी शायद प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं होते, क्योंकि उनको पता था कि पूरे देश के अंदर तो केवल सरदार पटेल को ही सब लोग चाहते हैं, न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और अगर चुनाव कराए जाएंगे तो पटेल जी जीत जाएंगे और वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे और अपने नेहरू का पत्ता कट हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर ये कहने का ये मतलब नहीं है कि नेहरू की जगह पटेल जी प्रधानमंत्री होते तो ये हो जाता वो हो जाता, बल्कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके तथाकथित राष्ट्रपिता ने भारत के प्रथम तथाकथित प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सरदार पटेल जी का हक छीन लिया था। तो ये जो टाइटल उनको मिला हुआ ना भारत का प्रथम प्रधानमंत्री होने का, तो ये बस एक फ्रॉड है जो सबको बताया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई नहीं बताई जाती पीछे वाली। और जो लोग इसके फेवर में बोलते वो बिना किसी नॉलेज के बोलते, तो उनको फिर ऐसे करके चुप करा दिया जाता है, जैसे कि अभी इस क्लिप के अंदर भैया को चुप कराया गया था। और एक बात नेहरू जी के बारे में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है कि नेहरू जी को खाना खाने के बाद में 555 ब्रांड नाम की सिगरेट पीने का बहुत ही बड़ा शौक था। और उनका यह शौक इतना बड़ा था कि अगर उनको खाने के बाद में सिगरेट नहीं मिले तो वो प्लेन भेजकर सिगरेट मंगवाते थे। और यह बात तब की है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भोपाल गए थे तो वहां पर 555 ब्रांड का सिगरेट नहीं मिला था, तो उनको वो स्पेशल ब्रांड का सिगरेट लाने के लिए इंदौर विमान भेजा गया, जिसके अंदर सिगरेट का एक पैकेट रख के भोपाल पहुंचाया गया। यह तो वही कहावत हो गई, कंगाली में घी पीना। नहीं कहावत है, थोड़ा पचने में टाइम लगेगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि किसी का सिगरेट पीने से उसका कैरेक्टर कैसे जज कर सकते हैं, क्योंकि सिगरेट तो हर 3 बंदों में से एक बंदा पीता है, तो इसमें उसका कैरेक्टर जज करने की क्या बात है। बात यहाँ पर कैरेक्टर की हो ही नहीं रही है, बल्कि बात यहाँ पर यह हो रही है कि जब भारत पूरा भुखमरी में बीत रहा था तब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री केवल सिगरेट के एक पैकेट के लिए हवाई जहाज भेज दिया करते थे।
और हाँ, एक और बात नेहरू जी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है कि वो ह्यूमनाइजर थे। अब मैं इसका हिंदी मतलब तो यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अनप्रोफेशनल साउंड करेगा, तो तुम लोग सर्च कर लेना, हिंदी से भी ज्यादा अपना देसी वाला मतलब देखना। और लोगों का ऐसा कहने के पीछे का रीजन ये फोटोज है जिसमें वो अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित और उनकी भांजी के साथ में है। इसी के साथ नेहरू जी की इंटरनेट पर कई सारी फोटोज और है जो तहलका मचाती है। और इन फोटो के अंदर जो आपको लेडी दिख रही है ना, वो है लेडी माउंटबेटन या फिर एडविना माउंटबेटन, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी है। लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन के कई सारे किस्से प्रसिद्ध है, जिनमें से एक किस्सा ये भी प्रसिद्ध है कि दोनों एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे। दोनों के आपस में नहीं बनती थी, इसलिए दोनों के बाहर कई ज्यादा अफेयर्स थे। और इन्हीं अफेयर्स के बीच में लेडी माउंटबेटन के एक अफेयर का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी जोड़ा जाता है। और ये अभी की बात नहीं है, ये तब की बात है जब 1943 से 1947 के बीच का समय था। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए माउंटबेटन की बेटी लिखती है कि ये दोनों आपस में बहुत बढ़िया दोस्त थे, एक दूसरे में डूबे हुए दोस्त थे। और ये मानती थी कि इन दोनों की दोस्ती थोड़ी दोस्ती से ज्यादा थी, लेकिन एडविना और नेहरू जी के बीच में कभी फिजिकल रिलेशन नहीं रहे। तो यार वो तो उनकी बेटी है, लिखेगी ना, कौन सी बेटी है जो अपनी माँ के बारे में गलत लिखेगी। चलो इस बात को प्रूव करने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। तो मिलिए ब्रिटिश ऑथर एंड्रयू लोनिस से। ये वो बंदे हैं जिन्होंने द माउंटबेटन देयर लाइव्स एंड लव्स नाम की बुक लिखी, तो लेडी और लॉर्ड माउंटबेटन के दूसरे अफेयर्स के बारे में थी। और इस बुक को अच्छे से लिखने के लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन दोनों की पर्सनल डायरी मांगी। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन दोनों की डायरी को एंड्रयू लोनी को देने के लिए मना कर दिया। तो एंड्रयू लोनी ने इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल दी ब्रिटेन में चलने वाले राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के तहत, जिसके अंदर एंड्रयू की जीत हुई और उन्हें कई सारे डायरीज के पेजेस मिले। लेकिन डायरी का एक बड़ा हिस्सा 1943 से 1947 के बीच का हिस्सा डायरी का छुपा दिया गया। और इसे छुपाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 8 लाख US डॉलर का खर्चा किया, जो कि अगर हमें इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो 6 करोड़ रुपए के बराबर बनता है। तो जबकि एंड्रयू ने इस केस को जीतने के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास में खर्चा कर दिया था। एंड्रयू के इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद भी इन दोनों की डायरीज का मेजर हिस्सा 1943 से 1948 के बीच का हिस्सा मिस्ट्री के तौर पर अभी बना हुआ है, क्योंकि उसको इन्हें यूज करने की इजाजत नहीं दी। पहले इसका एक धुंधला सा कारण मैं बताता हूं कि अगर लोगों को पता चला कि नेहरू और एडविना माउंटबेटन का किसी प्रकार का रिलेशन था, भारत के आजाद होने व इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते, तो साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट पर भी कई सारे सवाल खड़े हो जाते। तो अब आपको क्या लगता है कि नेहरू जी वाकई देश के पहले प्रधानमंत्री बनने लायक थे या फिर पहले प्रधानमंत्री थे और उनका और एडविना का कोई रिलेशन था, या फिर ये केवल रूमर्स ही है? और तुम देखो ना यार कि वीडियो को बनाने में 2 दिन से ज्यादा का टाइम लग गया, टी शर्ट भी चेंज हो गया, लेकिन तुम लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करना, और जिसको इस वीडियो को देखने की जरूरत है उसके साथ में शेयर भी करना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।